16 अक्टूबर 2004 धर्मपुर, तमिलनाडु। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच कुमारस्वामी चाय की टपरी पे अखबार पढ़ते हुए अपनी चाय का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में यहाँ ऐसा वाक्य घटने वाला है जो वीरप्पन की तकदीर बदल के रख देगा। कुमारस्वामी की चाय आ जाती है और वो जैसे ही पहली घूंट भरने लगता है, पीछे से एक आवाज आती है, भाई साहब बेंच खाली है क्या? कुमारस्वामी चाय की एक घूंट भरने के बाद पीछे मुड़कर कहता है, हाँ हाँ खाली है, बैठ जाओ। ये दूसरा आदमी जिसका नाम मीरीमुथु है, ये भी बैठकर चाय का ऑर्डर दे देता है। कुछ देर बाद मीरीमुथु की चाय आ जाती है और वो जैसे ही घूंट भरता है, चाय फीकी निकलती है। मीरीमुथु अपने सामने रखी मेज से चीनी का डब्बा उठाता है और कुमारस्वामी से उसके सामने पड़ी चम्मच मांगता है। जैसे ही कुमारस्वामी चम्मच देने लगता है, मीरीमुथु तुरंत उसका हाथ पकड़ के कहता है, फालतू की बातें बहुत हुई, अब काम की बात सुन। 18 अक्टूबर को अन्ना बाहर आएंगे, तुझे एक गाड़ी का इंतजाम करना है और अन्ना के साथ 3 और लोग होंगे, इसलिए गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। कुमारस्वामी भी जवाब देता है, मेरे हिसाब से एम्बुलेंस ठीक रहेगी क्योंकि उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद कुमारस्वामी अपनी चाय की घूंट भरने लगता है और मीरीमुथु चाय आधी छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। कुमारस्वामी भी चाय खत्म कर अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है। कुछ देर बाद वो एक टूटी हुई इमारत में पहुंच जाता है। वो यहाँ किसी और से नहीं बल्कि तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के एसपी कन्नन से मिलने आया है और उन्हें अन्ना यानी वीरप्पन की सारी खबर दे देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 3 बार फेल होने और 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके तमिलनाडु पुलिस वीरप्पन को मारेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे आखिर कैसे वीरप्पन एक लकड़हारे से ऐसा बागी डाकू बना जिसने 2 राज्यों की पुलिस और सरकार को दिन में तारे दिखा दिए। हम ये भी जानेंगे आखिर वीरप्पन के सबसे ईमानदार साथी कुमारस्वामी को पुलिस ने अपना खबरी कैसे बना लिया। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीरप्पन ने कैसे इस हद तक मौत का कोहराम मचा दिया था कि आम आदमी के साथ मंत्री भी उससे खौफ खाने लगे थे। ये जानने के लिए हमें उसके जीवन के सबसे निर्णायक यानी बचपन के समय पे नजर डालनी होगी। 18 जनवरी 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथ गांव में वीरप्पन का जन्म हुआ था। 10-12 साल की उम्र से ही वो अपने चाचा कुथुकोरू के साथ जंगल में शिकार पर जाया करता था। यहीं से उसने अपराध की दुनिया में पैर रखना शुरू किया था। 17 साल की उम्र में उसने सबसे पहले एक फॉरेस्ट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में तस्करों के साथ मिलकर चंदन की तस्करी करने लग गया था। वीरप्पन शिकार में तो माहिर था ही, इसलिए धीरे धीरे हाथियों का शिकार करके उनके दांतों की तस्करी करने लग गया था। बताया जाता है कि उसका निशाना इतना सटीक था कि वो सीधा हाथी के माथे पर गोली मारता था। ये सारे गैर कानूनी काम करने के बाद भी वो रुका नहीं। अब उसने बड़ी बड़ी हस्तियों की किडनैपिंग करनी शुरू कर दी थी। 1985 आते आते वो इंडिया का मोस्ट वांटेड डकैत बन चुका था। अब वीरप्पन का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और उसने अपनी गैंग में 100 से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया था। 1987 में सबसे पहले भारत सरकार का ध्यान उसने तब खींचा जब उसने तमिलनाडु के सत्यमंगलम तालुका के एक वन अधिकारी चिदंबर का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वीरप्पन ने नवंबर 1991 में एक आईएसएफ अधिकारी पी श्रीनिवास की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल श्रीनिवास वीरप्पन के गांव गोपीनाथ में रहकर उसके नेटवर्क को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा था। ये बात वीरप्पन को खटकने लगी और वो किसी भी हाल में उसे रास्ते से साफ करना चाहता था। इसी के चलते वीरप्पन एक जाल बिछाता है और श्रीनिवास को एक संदेश भिजवाता है कि अगर वो सरेंडर करने को तैयार है, बस शर्त यह है कि जंगल में निहत्थे बिना पुलिस के आना होगा। अब श्रीनिवास जैसे ही जंगल में घुसता है, वीरप्पन उसका गला काटकर उसके सिर को अपने साथ ले जाता है। अब इस वाक्य ने तमिलनाडु की सरकार को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन वीरप्पन अब भी रुकने को तैयार नहीं था। अप्रैल 1992 में वीरप्पन रामपुर पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है और 5 पुलिस वालों को मार देता है।
अब पानी सर से ऊपर चला गया था और एक जाबाज अफसर ने वीरप्पन को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले लिया था। 8 अप्रैल 1993 में तमिलनाडु के कोलाथुर बाजार में एक पोस्टर चिपका हुआ था। पोस्टर में वीरप्पन ने वहां के एसपी के गोपाल कृष्णन या रैम्बो गोपाल कृष्णन को खुला चैलेंज दे रखा था, मैं कल वालंगुल्ली पट्टी में रहूंगा, अगर तुम और तुम्हारी पुलिस में दम है तो मुझे पकड़ लो। वीरप्पन के ऐसे आक्रामक तेवर ने रैम्बो को उकसा दिया और वो अगले ही दिन अपनी पुलिस टीम, कुछ मुखबिर और वन विभाग के अधिकारियों के साथ वीरप्पन को पकड़ने निकल जाते हैं। इधर रैम्बो वीरप्पन का शिकार करने निकले थे, लेकिन वो बेखबर थे कि असल में वो खुद वीरप्पन का शिकार बनने वाले थे। जैसे ही रैम्बो और उनकी टीम एक ब्रिज पर पहुंचती है, उनकी जीप में कोई खराबी आ जाती है। संयोग से कर्नाटक स्पेशल टास्क फोर्स उसी ब्रिज पर तैनात थी और उन्होंने रैम्बो की टीम को 2 बस दे दी। अब पहली बार बस में रैम्बो के साथ 15 मुखबिर, 4 पुलिसकर्मी और 2 वन अधिकारी बैठे थे और पीछे चल रही दूसरी बस में इंस्पेक्टर एम अशोक कुमार के साथ पूरी पुलिस की टीम बैठी थी। इन्हें जंगल से गुजरते हुए अब सुबह से दोपहर हो जाती है और वीरप्पन ने जो जगह बताई थी, ये बस इनसे 12 किलोमीटर की दूरी पे थे। अभी अचानक आगे चल रही बस में जोर से धमाका होता है और बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। रैम्बो जो बस से बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे, वो तो कूदने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। अब वीरप्पन के सामने पुलिस भी निहत्तों जैसी हो चुकी थी और वीरप्पन का घमंड आसमान छू रहा था। 1997 आते आते वीरप्पन ने डकैती और तस्करी के साथ साथ किडनैपिंग भी शुरू कर दी थी। 1997 में वीरप्पन ने सबसे पहले कई वन अधिकारियों का अपहरण किया, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद उनको छोड़ दिया। इसी साल उसने 21 टूरिस्टों का अपहरण भी किया, लेकिन बाद में उनको भी बिना नुकसान के छोड़ दिया। अब और बड़ा नाम करना चाहता था, इसलिए साल 2000 में वो कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता राजकुमार को ही उनके घर के सामने से अगवा कर लेता है। इस खबर ने तमिलनाडु में तहलका मचा दिया, क्योंकि लोग धरने पर बैठ गए थे। फैंस सुसाइड करने की धमकियां देने लगे थे। इससे सरकार पे बहुत दबाव बनता है और 108 दिन बाद सरकार वीरप्पन की सभी केसेस हटाने की शर्त मान लेती है और तब वो राजकुमार को छोड़ देता है। अब वीरप्पन को अपनी बात मनवाने का यह सही तरीका मिल गया था और 2002 में वो कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच नागप्पा का ही अपहरण कर लेता है। मगर इस बार सरकार वीरप्पन की एक नहीं सुनती, इसलिए वो उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। कुछ इसी तरह वीरप्पन अब तक 184 लोगों की हत्या कर चुका था, जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे। हत्या के अलावा वो 500 से ज्यादा हाथियों का शिकार कर चुका था। 16 करोड़ हाथियों के दांत और 143 करोड़ की चंदन की लकड़ी अवैध तरीके से बेच चुका था। साफ शब्दों में कहूं तो वीरप्पन का आतंक सरकार के हाथ से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ 2002 में जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनती है और इन्हीं के कार्यकाल में तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्य मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स STF की टीम तैयार करते हैं, जिसकी कमान विजय कुमार और मोहन कन्नन को सौंपी जाती है। दरअसल ये उस समय के सबसे ईमानदार और चर्चित IPS ऑफिसर्स थे। STF की कमान संभालने से पहले वो कश्मीर और CRPF के साथ भी काम कर चुके थे। STF का प्रमुख बनते ही विजय कुमार वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी जमा करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विजय अपने मुखबिरों को एक्टिवेट करते हैं। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन विजय को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ वीरप्पन घमंड में चूर था और इसी कारण वो अपने आतंक की ऑडियो और वीडियो टेप्स आम जनता को भेजने का शौक रखता था। विजय उन दिनों उसकी सारी वीडियो टेप्स देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन विजय वीरप्पन की टेप्स देख रहे थे। एक वीडियो में उनको कुछ ऐसा मिलता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वीडियो में दिखाई पड़ता है कि वीरप्पन हाथ में कागज लिए कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरप्पन पढ़ नहीं पा रहा था। विजय तुरंत समझ जाते हैं कि उसकी आंखों में कोई गंभीर समस्या है और वो इलाज करवाने बाहर जरूर निकलेगा। अब विजय बस ये जानना चाहते थे वो दिन कौन सा होगा। इसके लिए वो अपने मुखबिरों को एक्टिव कर देते हैं और कुछ दिन बाद उनका मुखबिर बताता है कि कोई कुमारस्वामी नाम का आदमी जो वीरप्पन का बाहर का सारा व्यापार संभालता है। विजय तुरंत अपने साथी कन्नन को काम सौंपते हैं कि किसी भी हालत में कुमारस्वामी को ढूंढो और उसे डराकर या धमकाकर अपना खबरी बनाओ। कन्नन इस काम को बाखूबी निभाते हुए एक मुखबिर के जरिए कुमारस्वामी से मुलाकात करते हैं और उसे समझाते हैं कि वीरप्पन आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा।
फिर तुम जेल में सड़ोगे, लेकिन आज अगर हमारी मदद करोगे तो कल खुल के अपने परिवार के साथ जिंदगी जी पाओगे। कुमारस्वामी को भी ये समझ आ जाता है और अभी इसी पल से शतरंज का ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें वीरप्पन की शय और मात पक्की है। दोस्तों, इसके बाद वही चाय की टपड़ी वाला वाक्य आता है जिसमें कुमारस्वामी को वीरप्पन का मीरीमुथु नाम का आदमी 18 अक्टूबर के लिए गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। मीटिंग के बाद कुमारस्वामी ये जानकारी कनन को देते हैं कि उसने मीरीमुथु को एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाएगा ऐसा कह दिया है। कनन ये बात विजय को बताते हैं। अब विजय और कनन अपनी टीम के साथ एक लंबी मीटिंग बिठाते हैं और वीरप्पन को मार गिराने का पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। रात 10 बजे एम्बुलेंस धर्मपुर के पास वाले जंगल से वीरप्पन और उनके 3 साथियों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। निकलने से पहले वीरप्पन अपनी मूछें काट लेता है ताकि उसको कोई पहचान न सके। उधर धर्मपुर और स्कूल के बीच पड़ने वाले पप्परपट्टी पुलिस स्टेशन में कुमारेशन नाम का अफसर सादे कपड़ों में एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था। कुमारेशन का काम था कि जैसे ही एम्बुलेंस यहां से निकले तुरंत विजय को मैसेज भेज दिया जाए। सड़क पर नजर गड़ाए कुमारेशन इधर उधर टहल ही रहे होते हैं, तभी एम्बुलेंस वहां से गुजरती है। कुमारेशन नोटिस करते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर लगी नीली लाइट घूम रही है और उसकी फोग लाइट्स भी ऑन है। देखने में ये एक आम सा दृश्य लगेगा, लेकिन ये आने वाले एक बड़े खतरे की चेतावनी थी। दरअसल नीली लाइट जलने का मतलब था कि वीरप्पन अकेला नहीं है और फॉग लैंप जलने का मतलब था कि अंदर बैठे सभी लोगों के पास हथियार हैं। कुमारेशन तुरंत वायरलेस से ये खबर विजय तक पहुंचा देते हैं और वो अपने साथियों के साथ सतर्क हो जाते हैं। कई देर इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस कहीं दिखाई नहीं देती। अब विजय और कनन के साथ वही होता है जो इस प्रकार की हाईली टेंस सिचुएशन में हुआ करता है। दोनों आईपीएस अफसरों के लिए समय मानो थम सा जाता है। इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं वीरप्पन को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? विजय के दिमाग में ऐसे कई तरह के सवाल उमड़ने लगते हैं। तभी स्कूल से 2 किलोमीटर दूर बैठे कनन को एम्बुलेंस आती दिखाई देती है और वो विजय को रेडी रहने का मैसेज भेज देते हैं। कनन जिस वैन में बैठे थे एम्बुलेंस उसे क्रॉस कर लेती है और जैसे ही एम्बुलेंस चला रहे सरवण की नजर स्कूल से थोड़ा पहले एसटीएफ के कमांडो से भरी लॉरी की तरफ जाती है। वो ब्रेक दबा देता है। सड़क पर घिसट रहे एम्बुलेंस के टायरों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। पीछे बैठे वीरप्पन और उसके गैंग के लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं। एम्बुलेंस ठीक स्कूल से पहले उसी स्टॉप पर आके रुक जाती है जहां एसटीएफ चाहती थी। एम्बुलेंस के रुकते ही ड्राइवर सरवण और इसके साथ की सीट पर बैठा कंडक्टर दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए भागते हैं, वो अंदर है, वीरप्पन अंदर है। इसी क्षण एसटीएफ के जवानों की नजर एम्बुलेंस पर गड़ जाती है और उंगलियां अपने अपने ट्रिगर्स पर कुछ क्षण इंतजार करने के बाद विजय लाउड स्पीकर उठा वीरप्पन को चेतावनी देना शुरू कर देता है, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चेतावनी देने के कुछ क्षण बाद तक एसटीएफ उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक एम्बुलेंस के साइड वाले शीशे को चीरती हुई एक के बाद एक कई गोलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। एम्बुलेंस से गोलियां चलते ही विजय और उनके साथी स्कूल की छत से और इंस्पेक्टर चार्ल्स और बाकी एसटीएफ के कमांडोज लोरी से गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। जब तक एम्बुलेंस से गोलियां निकलने की आवाज बंद नहीं होती तब तक फायरिंग होती रहती है। कुछ देर बाद फायरिंग बंद होती है और एसटीएफ के 2 जवान एम्बुलेंस का दरवाजा बड़ी सावधानी से खोलते हैं और वीरप्पन को अपने जीवन की आखिरी सांस गिनता हुआ पाते हैं। उसके तीनों साथी भी मर चुके थे। वीरप्पन को 3 गोलियां लगी हुई थी और 2 से 3 लंबी लंबी सांसें लेने के बाद वो मर जाता है। दोनों जवान कुमार विजय की तरफ हाथ उठाकर कहते हैं, ऑल क्लियर सर। तो दोस्तों कुछ इस तरह वीरप्पन मारा जाता है और आतंक का राज खत्म होता है। अगर आपको ये सिनेमैटिक वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप एक भी सिनेमैटिक वीडियो मिस ना करें। बाकी अगर आपको देखना है कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा ने अकेले ही पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला दिया था तो चैनल पे पॉडकास्ट सेशन में जरूर चेक कीजिएगा। जय हिंद।